दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जिस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। दोस्तों इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने नाउन नामक टॉपिक को पढ़ा था और जिसको ये नाउन समझ आया होगा उसी को ये प्रोनाउन टॉपिक समझ आएगा। चलिएगा शुरू करते हैं प्रोनाउन को। सबसे पहले तो बात है प्रोनाउन की डेफिनेशन की। दोस्तों नाउन कभी भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एसे में, किसी भी प्रस्ताव में या किसी भी बातचीत में नाउन कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है। तो उस नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उस शब्द का नाम है प्रोनाउन। तो सिंपल सी बात हो गई कि प्रोनाउन एक रिप्लेसिंग वर्ड है और ये किसको रिप्लेस करता है? ये रिप्लेस करता है नाउन को, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में नाउन केवल और केवल एक ही बार प्रयोग होगा, उसके बाद उस नाउन की जगह किसका प्रयोग होगा? प्रोनाउन का। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मैं ये एक सेंटेंस लिख देता हूँ, राम इज़ माई फ्रेंड। यहाँ तक बात ठीक है। अब जैसे आगे फिर एक सेंटेंस लिख दूँ, राम इज़ अ गुड बॉय। फिर दोबारा लिख दूं मैं, राम इज़ इंटेलिजेंट। तो दोस्तों राम जो है वो एक नाउन है, आप सब जानते हैं। जिसने नाउन की क्लास नहीं देखी वो एक बार नाउन की क्लास देख लो प्लीज़। तो राम एक नाउन है और नाउन कभी भी दो बार रिपीट, 2, 3, 4, 5 बार नहीं होगा, यानी एक से ज़्यादा बार कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो नाउन की जगह जैसे राम लड़का है तो लड़के की जगह ई का प्रयोग कर लिया, और अगर लड़की होती तो लड़की की जगह हम सी का प्रयोग करते दोस्तों। तो ये जो ई का प्रयोग हम कर रहे हैं, सी का प्रयोग कर रहे हैं, किसकी जगह पर कर रहे हैं? ये राम यानी नाउन की जगह पर कर रहे हैं। तो नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। बट सवाल ये है कि ये नाउन की जगह यूज होते क्यों हैं? क्योंकि नाउन किसी भी बातचीत में केवल और केवल एक ही बार प्रयोग किया जाएगा, ठीक उसके बाद उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं दोस्तों। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब प्रोनाउन जो हैं वो कई प्रकार के हैं, भांति भांति प्रकार के प्रोनाउन हैं। तो उनमें सबसे पहले जिस प्रोनाउन को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन नंबर 1 पे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे हम। पर्सनल प्रोनाउन में नाम से ही स्पष्ट है, देखो, जो किसी पर्सन को रिप्लेस करके यानी किसी पर्सन की जगह आने वाले प्रोनाउन को ही हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। देखो पर्सन इसमें स्पेलिंग में भी लिखा हुआ पर्सन, ठीक है। तो किसी पर्सन की जगह आने वाले प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब पर्सन की बात करें तो किसी भी भाषा में कितने पर्सन होते हैं देखिएगा, कोई भी भाषा हो चाहे उसमें 3 ही पर्सन होंगे। एक तो होगा दोस्तों स्पीकर यानी बोलने वाला, एक तो होता है बोलने वाला, और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों लिसनर यानी सुनने वाला, ठीक है दोस्तों। और एक तीसरा बंदा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनएक्टिव, बट वो ना तो बोलता है और ना सुनता है। जैसे इस मार्कर के बारे में बात करें तो मैं बोलता हूँ तो मैं कौन हूँ? स्पीकर। आप सुन रहे हो तो आप क्या हो? लिसनर। और ये मार्कर बेचारा ना तो बोल रहा है और ना ये सुन रहा है, तो ये क्या हो गया? इनएक्टिव। समझ में आया है? तो 3 ही पर्सन है किसी भाषा में। वो कौन कौन से हैं? एक तो स्पीकर, दूसरा है लिसनर, और तीसरा जो है वो सक्रिय नहीं है, वो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है दोस्तों, ठीक है। तो पहले नंबर पे बताओ बात बोली जाएगी या सुनी जाएगी? तो पहले नंबर पे बात बोली जाएगी, तो बोली जाएगी तो स्पीकर फर्स्ट पर्सन। दूसरे नंबर पे बात सुनी जाएगी तो सुनने वाला सेकंड पर्सन, और तीसरे नंबर पे ही पता लगेगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो जो जिसके बारे में बात हो रही है वो है थर्ड पर्सन। बात समझ में आई? तो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुनने वाले हो, आप सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में बातचीत हो रही है वो थर्ड पर्सन है। इतनी बात समझ में आई है? जो स्पीकर होता है, लिसनर होता है और इनएक्टिव, इसमें 3 केस बनते हैं दोस्तों, 3 चांस बनेंगे, और उन 3 चांसेस को हम 3 केसेस कहेंगे, ठीक है। अब जो पहला केस है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है दोस्तों? वो सब्जेक्टिव केस। एक केस बनता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक केस बनता है दोस्तों पॉजेसिव केस। तो ये 3 केस बेसिकली बनते हैं। ये एक एक करके मैं आप लोगों को इनके बारे में समझा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ है, पिछली वीडियोस में आपने समझा था, सब्जेक्ट की जगह जो यूज़ हो उसको सब्जेक्टिव केस बोलोगे, और जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे दोस्तों। समझ में आया है? ठीक है। और पॉजेसिव केस का मतलब है जो अधिकार बताए, तो जो अधिकार बताए उस केस को हम पॉजेसिव केस कहते हैं दोस्तों। समझ में आई है? तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। सिंगुलर का मतलब
मतलब एक वचन यानी एक, और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा यानी बहुवचन। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसमें सब्जेक्टिव केस दो होंगे, आई और वी। पजेसिव केस भी दो होंगे, सिंगुलर के लिए आपका माई और प्लूरल के लिए आपका वी का आर। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, आई माई मी वी आर अस। तो एक लिस्ट तैयार होगी दोस्तों। अब इसको आप गौर से देखोगे तो देखो, अगर मैं ये कह दूं कि भाई फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे आई और वी है। सिंगुलर में बात करोगे तो आई है, और प्लूरल में बात करोगे तो वी। फर्स्ट पर्सन में यानी स्पीकर में पॉजेसिव केस कौन कौन से हैं, माई और आर। सिंगुलर की बात करोगे तो माई, और प्लूरल में बात करोगे तो आर है। ठीक है दोस्तों। और अगर स्पीकर में ऑब्जेक्टिव केस की बात करोगे तो सिंगुलर में मी है और प्लूरल में आपका अस है। ठीक है भैया। अब बात अगर लिसनर की जाए तो लिसनर में भी ऐसे ही बनेंगे अपने। सब्जेक्टिव केस बनेगा यू, पॉजेसिव केस बनेगा योर, और ऑब्जेक्टिव केस बनेगा प्यारे दोस्तों यू, यू, योर, यू। ठीक है भैया, इतने बन गए। अब इसमें है ना देखो, यहाँ ऊपर वाले केस में जो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर तो था आई और प्लूरल बन गया था इसका वी। यहाँ सिंगुलर पॉजेसिव केस में बन गया था माई और प्लूरल बन गया था आर। यहाँ इसका स्पीकर का फर्स्ट पर्सन यानी ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर तो बन गया था मी और प्लूरल बन गया था अस। ठीक है भैया। लेकिन यहाँ सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू ही रहेगा और प्लूरल भी यू, यानी सिंगुलर भी यही रहता है और प्लूरल भी यही रहता है। ठीक है। जैसे पॉजेसिव केस में सिंगुलर हो तो भी योर बोलेंगे और प्लूरल हो तो भी योर ही बोलेंगे। ठीक है भैया। जैसे अब ये ऑब्जेक्टिव केस में सेकंड पर्सन में सिंगुलर हो तो भी यू और प्लूरल हो तो भी यू ही बोला जाएगा दोस्तों। ठीक है भैया, समझ में आया है। अब थर्ड पर्सन की बात है। थर्ड पर्सन में अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो ई, फेमिनिन जेंडर है तो सी, न्यूट्रल जेंडर है तो इट, यानी लड़का है तो ई, लड़की है तो सी, और नॉन लिविंग है तो इट, जानवर है तो भी इट, और कोई अननोन जेंडर है तो भी इट। ठीक है दोस्तों। और इन तीनों का प्लूरल होता है दे। तो ये चार तो हो गए दोस्तों थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस। अब बात है पॉजेसिव केस की, तो ई का पॉजेसिव केस इज, सी का पॉजेसिव केस हर, और इट का पॉजेसिव केस बनता है इट्स, और दे का पॉजेसिव केस बनता है देयर। ठीक ऐसे ही इनके ऑब्जेक्टिव केस बनेंगे। जैसे ई का ऑब्जेक्टिव केस बनता इम, सी का ऑब्जेक्टिव केस बनता है दोस्तों हर, इट का पॉजेसिव केस इट्स और ऑब्जेक्टिव केस बनता है इट, और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम। इतना समझ में आया होगा। तो 21 शब्द आप लोगों को याद करने हैं। जो ये पहले वाली लाइन है ये सब्जेक्ट की जगह यूज होती है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ये लास्ट वाली जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज होती है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं दोस्तों। और ये बीच वाली जो लाइन है ये पॉजेसिव केस है, और ये विशेषता बताने का काम करती है, इसीलिए हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इस पर स्टार लगा दो। इतनी बात समझ में आई है दोस्तों। ठीक है। तो हम लोगों ने ये दो लाइनें छोड़ दी हैं, एक तो सब्जेक्टिव केस वाली और एक ऑब्जेक्टिव केस वाली। जो ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वाली लाइनें हैं दोस्तों, इन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। ये जो है मान लो बीच में होगी वर्ब, तो ये जो सब्जेक्टिव केस वाले हैं ये वर्ब से हमेशा पहले यूज होंगे, और ऑब्जेक्टिव केस जो है ये हमेशा वर्ब के बाद में ही यूज किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है भैया। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव प्रोनाउन। और जो ऑब्जेक्टिव केस हैं इनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिएगा पीपीटी पर चलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा। पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी समझ में आया होगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक है दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी समझ में आए होंगे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, और ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस जो है वो फर्स्ट पर्सन है। एक बार मैं फ़ोन उठा लूँ, कई बार आ गया भैया। हाँ सर, चलो आ जाओ, तो आप आ जाओ। ठीक है सर जी। तो प्यारे दोस्तों, अब ये जो यू है ये
नॉमिनेटिव प्रोनाउन में सेकंड पर्सन, और ये जो यू जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी सेकंड पर्सन। ये जो लिस्ट है ही, सी, इट और दे की, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन में थर्ड पर्सन है दोस्तों। और ये जो हिम, हर, इट, देम, ये आपने थोड़ी देर पहले याद कराया था, ये भी थर्ड पर्सन है। इतना समझ में आया होगा, नाम बदला है बस, यानी जो सब्जेक्टिव केस है उन्हीं को नॉमिनेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और जो ऑब्जेक्टिव केस है उन्हीं को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। इतना समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं कि अगर वर्ब की बात करोगे तो वर्ब से पहले नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ होता है भैया। इतनी बात समझ में आई है। चलो, अगर आप लोगों को ये बात समझ आई है तो एक स्लाइड मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ, उसमें से आप गलती छांटना, ठीक है। चलो, एक छोटी सी बात और सीखनी है, तब ये आप हल कर पाओगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के बारे में। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का मतलब है कि आपने 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं भाइयों, 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन पढ़े आपने, फर्स्ट पर्सन है ना, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन पढ़े हैं दोस्तों। तो ध्यान करना, 2 तरह के काम होते हैं भैया। एक तो काम होता है गुड, अच्छा काम, और एक होता है बैड यानी बुरा काम। अच्छा काम जैसे किसी की तारीफ कर दी, कोई बढ़िया काम कर दिया। बैड का मतलब है किसी की बुराई कर दी, किसी, जैसे मान लो आप मेरा ये माइक उठा के लेके चले जाओ, तो ये कैसा काम है, बैड, ठीक है। किसी गरीब की सहायता कर दी आपने, किसी की अच्छाई कर दी, किसी की तारीफ कर दी, किसी को आपने 10-5 रुपए की सहायता दे दी, किसी को कॉपी किताब पेंसिल दे दी, तो ये कैसा काम है, गुड यानी अच्छा काम है। तो जब आप अच्छा काम करें तो हमेशा पर्सन्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए 2, 3, 1 की, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। समझ में आई है। और जब आप बैड यानी कोई बुरा काम करें तो बुरा काम में अरेंजमेंट करेंगे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। लेकिन ये कंडीशन तब लागू है जब आपके पर्सन्स सिंगुलर हों। क्या हो दोस्तों, सिंगुलर। अगर आपके पर्सन्स प्लूरल हैं दोस्तों तो उस टाइम पे अरेंजमेंट 1, 2, 3 की रहेगी, चाहे अच्छा काम हो, चाहे उस टाइम गुड एक्ट हो, चाहे बैड एक्ट यानी कोई बुरा काम हो। अगर प्लूरल में पर्सन्स हैं तो अरेंजमेंट 1, 2, 3 की रहेगी। इतना समझ में आया है। उदाहरण के तौर पर मान लो आपने कोई अच्छा काम कर दिया, जैसे किसी गरीब बिटिया की आप लोगों ने शादी करवा दी, तो उस टाइम सबसे पहले सामने वाले को यानी सेकंड पर्सन को आगे रखना होता है, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन को आगे रखना जो यहाँ नहीं है, और उसके बाद लास्ट में खुद को आगे रखना होता है। तो ऐसा नहीं कि अच्छे काम में पहले खुद को आगे रख लो, मैंने, तुमने और उन्होंने इस गुड़िया की शादी करवाई है, ऐसा नहीं। क्या बोलेंगे, आपकी वजह से, उनकी वजह से और थोड़ा सा सहयोग मेरा है, इस वजह से इस गुड़िया की शादी हो पाई है। और बुरा काम जब भी हो जाए तो सबसे पहले खुद को आगे रखो दोस्तों, उसमें फर्स्ट पर्सन को आगे रखना होता है, फिर सेकंड पर्सन को आगे रखना होता है और लास्ट में थर्ड पर्सन को आगे रखना होता है। तो ये अरेंजमेंट समझ में आई होगी। और अगर ये अरेंजमेंट आप लोगों को समझ आई है दोस्तों, तो अभी एक स्लाइड आपके सामने ओपन है, आप इसमें से थोड़ी बहुत गलती जो छाट सकते हो छाटो। देखो, आई, यू एंड ही वेंट टू सी अ मूवी। अब देखो, अब वो आई, यू एंड ही मूवी देखने गए हैं, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है, तो ये एक गुड एक्ट है, यानी एक पॉजिटिव बात है, ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। तो पॉजिटिव बात है, तो अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, 2, 3, 1 की दोस्तों। तो ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। तो ये 1, 2, 3 की अरेंजमेंट बना रखी जो कि गलत है। लेकिन अरेंजमेंट कौन सी होनी चाहिए, 2, 3, 1 की। तो पहले आगे आएगा यू, फिर 3 मतलब ही, और फिर लास्ट में 1 मतलब आई, फर्स्ट पर्सन। ठीक है दोस्तों, ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगी। अगला देखो, रोहित, आई एंड यू आर टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक। तो ये कह रहा है रोहित, आई एंड यू, आप लोगों को इस ब्लंडर मिस्टेक के लिए ब्लेम किया जाएगा, यानी दोषी ठहराया जाएगा। तो आप सोच के देखो, दोषी ठहराना तो एक निगेटिव चीज़ है, गलती हुई है और दोषी ठहराना आया है तो एक निगेटिव काम होया है। और निगेटिव काम में अरेंजमेंट अगर सिंगुलर की रखोगे तो कैसी रखोगे, 1, 2, 3 की। तो 1, 2, 3 में पहले फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पर्सन आई, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन होता है यू, और फिर थर्ड पर्सन क्या है, रोहित। आई, यू एंड रोहित। तो ये सही सेंटेंस क्या होगा, आई, यू एंड रोहित। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, पहले थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन और फिर सेकंड पर्सन। और ये अरेंजमेंट गलत है, 312 की होनी चाहिए, 1, 2, 3 यानी 123 की। ठीक है दोस्तों, अगला देखो, सी, वी एंड यू प्लेड वेल। अब ये जो सेंटेंस आप लोगों को दिया गया है, इसमें दोस्तों पॉजिटिव चीज़ है, वैसे तो अच्छा खेला है तो पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा प्लूरल की बात है, तो प्लूरल की बात है तो 1, 2, 3 की अरेंजमेंट रहेगी दोस्तों, बना लोगे। अगले में भी अब देखो,
दे, वी एंड यू प्लेड वेल। अब यहाँ भी अच्छे प्लूरल, सारे के सारे प्लूरल है और सारे के सारे प्लूरल है, तो अरेंजमेंट किसकी रहेगी? 1 2 3 की। अब ऊपर वाले में ध्यान अगर आप दोगे तो देखो सी एंड यू तो सिंगुलर की तरह काम करने लग रहे हैं, तो अगर सिंगुलर की तरह काम करने लग रहे हैं तो अरेंजमेंट किसकी रहेगी? 2 3 1 की। तो इस पर भी आप एक बार गौर फरमा लेंगे, ठीक है भैया। चलो आगे देखो, दे, आई एंड यू एक्टेड स्मार्टली। तो स्मार्ट एक्ट करना एक अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ है दोस्तों, तो वहाँ पर अच्छे काम के लिए अरेंजमेंट रहेगी 2 3 1 की। बट अगर बात करी जाए प्लूरल की तो प्लूरल में अरेंजमेंट रहेगी 1 2 3 की। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलो आगे जो स्लाइड है वो इट के यूज़ के बारे में दोस्तों। इट का यूज़ बहुत आसान है भैया, सिंपल सी बात है। अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है, देखो समझो, अगर लड़का है तो यूज़ करते हैं ई, और जैसे लड़का है तो इसके लिए 3 ऑप्शन है, ही, इज़ और हिम। लड़के के लिए 3 ऑप्शन है, ही, हिज, हिम। लड़की के लिए 3 हैं अपने, सी, हर। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर बात करोगे सब्जेक्ट की तो ई, और अगर पॉजेसिव केस की बात करोगे तो इज़, और ऑब्जेक्टिव केस की बात करोगे तो इम। वैसे ही लड़की के लिए सब्जेक्ट की बात करोगे तो सी, और पॉजेसिव केस की बात करोगे तो हर, और ऑब्जेक्टिव केस की बात करोगे तो हर। ऐसे ही नॉन लिविंग चीज़ के लिए अगर सब्जेक्ट चाहिए तो इट, और पॉजेसिव केस चाहिए तो इट्स, और अगर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो इट होगा दोस्तों। इतना समझ में आया है मामला, ठीक है भैया। अब नॉन लिविंग चीज़ के लिए इट है, तो इट का इसके अलावा कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो इस स्लाइड में हम लोगों को सीखना है, ठीक है भैया। चलो सीखेंगे। सबसे पहले तो जितना भी कैलेंडर है और घड़ी का समय है, यानी भी वेदर है, सीज़न है, घड़ी का कोई भी समय है, समझ रहे हो दोस्तों, कोई सीज़न है, मौसम वगैरह है, कोई महीना है या कोई साल है, सब के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे इट इज़ रेनिंग मौसम है, ठीक है। 7 o'clock घड़ी का समय है तो क्या बोलेंगे? इट इज़ 7 o'clock। ब्लैंक इज़ गेटिंग डार्क, तो समय बताया है देर हो रही है, तो समय बताया तो समय के लिए यूज़ करते इट। समर, आप लोगों ने सीज़न बताया है तो सीज़न के लिए यूज़ करते हैं इट। ठीक वैसे ही मार्च या जून कोई महीना है या 2020 कोई वर्ष है, तो कैलेंडर का समय हो चाहे घड़ी का समय हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट। या ओके को अगर आप दर्शा रहे हो तो भी हम दर्शाएंगे इट से, तो इट इज़ ओके या इट्स ओके आपने सुना होगा। इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपने देखी होगी इट इज़ की। इट इज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है दोस्तों इट्स। इट इज़ बराबर है इट्स, ठीक है। और एक जो आपने पॉजेसिव केस पढ़ा इट्स का, वो भी इट्स ही है, लेकिन डिफरेंस है, अगर एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज़ की, और अगर एपोस्ट्रोफे नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब इट्स है और वो इट का पॉजेसिव केस है, इट, इट्स, इट। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, समझ आया होगा इतना। चलो आगे देखो, आई बॉट अ ड्रेस, यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो गया और अगला सेंटेंस अपने को शुरू करना है, ब्लैंक वॉज ब्यूटीफुल। तो खालिस्तान में आप लोगों को भरना है, किस चीज़ को ब्यूटीफुल बता रहा है? ड्रेस को। और ड्रेस कितनी है? एक। लेकिन एक चीज़ है और नॉन लिविंग है, तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक चीज़ हो और नॉन लिविंग हो तो यूज़ करते हैं प्रोनाउन इट। समझ रहे हो दोस्तों। अगले सेंटेंस में ड्रेसेस कितनी है? 2। तो यहाँ जो खालिस्तान है वो 2 ड्रेसेस के लिए है। 2 ड्रेसेस हैं तो नॉन लिविंग बट हैं प्लूरल। अगर एक चीज़ नॉन लिविंग हो तो इट का यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा यानी प्लूरल हो तो इट का प्लूरल होता है प्यारे दोस्तों दे। तो लास्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनेगा वो प्रोनाउन बनेगा कौन सा? दे। तो यहाँ तक समझ आया होगा आपको। चलो तो जो अगली स्लाइड है उसमें देखो, यूज़ ऑफ सब्जेक्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म, इसके बारे में चर्चा करनी है दोस्तों। तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने सीखा है कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है भैया, ठीक है। सब्जेक्ट कहो या फिर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट कहो या फिर ऑब्जेक्टिव केस, बात एक ही है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होगा और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा दोस्तों। तो यही चीज़ यहाँ फॉलो करनी है। एक चीज़ और याद कर लेना, प्री पोजीशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और प्री पोजीशन से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है भैया, ठीक है। चलो देखते हैं।
इट इज़ मी हु रोट दिस बुक। देखो वैसे तो ये एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है कि इट जो यहाँ है डमी सब्जेक्ट है और रियल सब्जेक्ट जो है वो मी है, तो मी की जगह सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बनेगा। लेकिन मैं इसको यहाँ आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ, जहाँ इसकी डमी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ डमी सब्जेक्ट भी आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल ये समझो, और मैं रिलेटिव प्रोनाउन में भी समझाऊंगा आप लोगों को। ऊ एक रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों, और रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले सब्जेक्ट होता है, और मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई। तो सही सेंटेंस क्या होगा, इट इज़ आई हु रोट दिस बुक। एक तरीका ये है, एक तरीका और है, वो मैं रिलेटिव प्रोनाउन में भी समझा दूंगा और जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी समझा दूंगा। फिलहाल लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं समझाना नहीं चाह रहा। चलो अगले में आओ। ऑल ऑफ ब्लैंक विल कम, तो ऑफ एक प्रीपोजिशन है दोस्तों, और अभी मैंने समझाया प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो वी और अस में से ऑब्जेक्टिव केस है अस, तो ठीक क्या हो गया, अस। अगले में देखो, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन ब्लैंक एंड ब्लैंक। अब दो ब्लैंक बनने हैं, पहले ब्लैंक के लिए ऑप्शन है ही और हिम में से, और दूसरे ब्लैंक के लिए ऑप्शन है सी और हर में से। बिटवीन दोस्तों प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ही और हिम में से ऑब्जेक्टिव केस हिम है, और सी और हर में से ऑब्जेक्टिव केस हर है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड हर। समझ आया दोस्तों। अगला देखो, ही इज़ लाइक मी या फिर आई। लाइक प्रीपोजिशन है, नीचे वाले सेंटेंस में अनलाइक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है दोस्तों, तो दोनों सेंटेंसेज में ऑब्जेक्टिव केस मी रहेगा, क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव केस है। समझ आया है यहाँ तक। लेट ब्लैंक गो, लेट एक वर्ब है दोस्तों, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। अब यहाँ जो बात है वो बाद की है, तो बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और इम और ही में से ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हिम। ठीक है। अगला सेंटेंस, ऑल बट ब्लैंक सी या फिर हर हैव कम। ठीक है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों। यू आर बेटर देन ब्लैंक मी और आई। देखो दोस्तों, यहाँ आर एक वर्ब है, और वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्ट होता है, यानी यू एक सब्जेक्ट है। पहली बात तो ये समझनी है, यू सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ यू का कंपैरिजन हो रहा है या तो मी के साथ या फिर आई के साथ। वो अपने को चुनना है किसके साथ हो रहा है, मी के साथ या फिर आई के साथ। कंपैरिजन हमेशा हमेशा बराबर पक्षों में ही होता है, यानी सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ, और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ। यहाँ पे कंपैरिजन किसका है, यू का, और यू क्या है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ा था वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, तो यू जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, और मी और आई में से सब्जेक्ट कौन सा है, आई। तो इसमें क्या होगा, यू आर बेटर देन आई। लेकिन जचता क्या है, यू आर बेटर देन मी, लेकिन अपने को जचाना नहीं है, अपने को ठीक करना रूल के अकॉर्डिंग। अगला सेंटेंस, आई लव हिम एज मच एज हर और सी। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आई के साथ कंपैरिजन करोगे तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, तो सी ठीक हो जाएगा, और अगर इम के साथ कंपैरिजन करोगे तो इम के साथ ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस यानी आर ठीक हो जाएगा। तो दिए गए सेंटेंस में, नीचे वाले सेंटेंस में दोनों ऑप्शंस ठीक हैं दोस्तों, सी भी और हर भी। ठीक है भैया, यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम बाद में पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।